Assalamu alaikum students of 9th class. This is your biology lecture number 45 on your book page number 131 and today our topic is the importance of fermentation. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले इसको देख लेते हैं. ये गुजरांवाला बोर्ड में 2014 में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया था. What is the importance of fermentation or anaerobic respiration? Fermentation is also known as the anaerobic respiration. तो हमें ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि what is the importance of fermentation or what is the importance of anaerobic respiration. These key points are headings we will discuss in this topic. Earlier life, anaerobes, anaerobic respiration in humans, food industries and different examples. Importance of fermentation पे जाने से पहले हम fermentation को recall कर लेते हैं. बच्चे फर्मेंटेशन जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस इसके लिए ज़रूरी नहीं है. ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीजन ये फिर किसको यूज़ करते हैं? दे एक्चुअली यूज़ द ऑर्गेनिक एंड डिफरेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर यूज्ड एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. अब अगर बात की जाए फर्मेंटेशन में, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है जिसको हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहा था कि इसमें पायरुविक एसिड जो है वो मेटाबोलाइज्ड होता है डिफरेंट कंपाउंड्स में, सच एज लैक्टिक एसिड था, इथानॉल था और कार्बन डाइऑक्साइड था. ओके, मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट हेडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन विच इज द अर्लियर लाइफ. अर्लियर लाइफ की अगर हम बात करते हैं, when life first arose likely more than 4 billion years ago, 4 billion years ago की अगर हम बात करें, जब लाइफ इवॉल्व हुई थी, सिंपल ऑर्गेनिजम्स पे तब लाइफ कंसिस्ट करती थी. तो उस टाइम पे देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन इन इन्वायरमेंट. एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, यानी कि ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट था. तो उस टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें ये अडॉप्टेशन हो गई कि वो ऑक्सीजन के बगैर जो है वो जिंदा रह रहे थे और ग्रो भी कर रहे थे और एनर्जी भी बना रहे थे. अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं. आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाते हैं. ठीक है, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ जाएं, कोई एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाएं, तो अगर ऑर्गेनिज्म उस एक्सट्रीम कंडीशन से सर्वाइव कर जाता है तो वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाता है. अब अर्ली लाइफ को हम डिस्कस करते हैं. व्हेन लाइफ इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ, जब लाइफ अर्थ पे इवॉल्व हुई अबाउट द 4 बिलियन ईयर्स अगो, द अर्ली लैंड और वाटर हैबिटेट्स डिड नॉट हैव एनी फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जब लाइफ इवॉल्व हुई तो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स और वाटर जो हैबिटेट्स था जिन ऑर्गेनिजम्स का, उनके पास फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी. ओके, अब उन्होंने किस तरह से जो है वो सर्वाइव करना शुरू किया जब ऑक्सीजन फ्री प्रेजेंट नहीं है? इन दीज एनारोबिक कंडीशंस. बच्चे, ऐसी कंडीशन को एनारोबिक कंडीशन कहते हैं जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. तो एनारोबिक कंडीशन में अर्ली ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया? उन्होंने एनएरोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर दिया. जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने रेस्पायर करना शुरू कर दिया एनएरोबिकली. ओके, ये इनकी अडॉप्टेशन थी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनएरोबिक कंडीशंस में भी अर्ली ऑर्गेनिजम्स ने रेस्पायर करना स्टार्ट कर लिया. किस तरह? एनएरोबिकली. ओके, एंड गॉट एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज, और अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उन्हें वहां से एनर्जी मिलना शुरू हो गई. इवन टुडे, अगर हम आज की बात करें तो इवन टुडे एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया एंड ईस्ट, इनकी हम बात करते हैं तो ये आजकल फिर कैसे सर्वाइव करते हैं? ये तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है, इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तो एनारोबिकली ही जो है वो रेस्पायर करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में. तो हम इसको अब डिफाइन करते हैं कि एनारोब्स क्या होते हैं. बच्चे, एनारोब्स पहली बात तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, जिनको एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, ये ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना इनको आता है. एनारोब्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. इवन इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर हम आज की बात करें तो अभी तो हमारे पास फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है. इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, some organisms including the bacteria and fungi get energy from anaerobic respiration and they are called the anaerobes. अभी हमने क्या डिस्कस किया कि इवन टुडे जब फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फिर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि अर्ली हिस्ट्री में हम कह सकते हैं कि इवॉल्व हुए थे, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई. वो अभी भी एनर्जी हासिल करने के लिए एनारोबिकली ही रेस्पायर करते हैं. Our next heading is the anaerobic respiration in humans. क्या anaerobic respiration humans में भी होती है? ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि anaerobic respiration humans में किस तरह से होती है.
ओके बच्चे, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में ह्यूमंस कैन आल्सो प्रोवाइड द एनर्जी टू देयर स्केलेटल मसल्स सेल्स थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमंस भी जो है वो अपने स्केलेटल मसल सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन किस तरह? एनारोबिक रेस्पिरेशन से, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो भी उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ह्यूमन जो है, हमें तो जाहिर है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमें एरोबिक एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी के मसल्स जो हैं वो जब एक्टिविटी कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको एनर्जी जो है वो यहाँ से मिल रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। तो कैसे हमारा जो सेटअप है वो स्विच होके एनारोबिक पे चला जाता है? तो इसमें हम ये एग्जांपल लेते हैं, इट हैपन्स ड्यूरिंग, ऐसा तब होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप कोई हार्ड फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आपने कोई वेट उठाया हुआ है या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए भी। एक्सरसाइज में बच्चे क्या होता है, when during the exercise when skeletal muscles, हमारे skeletal muscles जो हैं have to work hard, वो hard work perform कर रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बट ऑक्सीजन सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ज्यादा नहीं हो रही ताकि वो उसकी जरूरियात को पूरा कर सके। तो उस टाइम जो उसकी डिमांड को फुलफिल कर सके, तो उस टाइम हमारी बॉडी में ये वाला मैकेनिज्म स्विच ऑन हो जाता है, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और हमारे स्केलेटल मसल्स इस मैकेनिज्म के थ्रू एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट हेडिंग इज द फूड इंडस्ट्रीज। बच्चे, एनारोबिक बेसिक जो फंक्शन है ना फर्मेंटेशन का, इसको हम यूज करते हैं फूड इंडस्ट्रीज में, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। डिफरेंट जो है वो फूड इंडस्ट्रीज में इसका रोल है। अब हम उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बच्चे, फूड इंडस्ट्री में साइंटिस्ट हैव यूज द फर्मेंटिंग एबिलिटी ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। एक्चुअली फंजाई और बैक्टीरिया में फर्मेंटिंग एबिलिटी होती है, फर्मेंटेशन करने की एबिलिटी होती है। तो साइंटिस्ट ने ये वाले ऑर्गेनिजम्स यूज किए फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के फायदे के लिए इनको यूज किया। अब ये हमें ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें फर्मेंटिंग एबिलिटी है, ये हमें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हमें आइडिया हो जाएगा। द फर्मेंटिंग पावर ऑफ बैक्टीरिया आर यूज फॉर मेकिंग द चीज एंड योगर्ट। बच्चे, बैक्टीरिया के अंदर ऐसी पावर है, ऐसी एबिलिटी है फर्मेंटेशन की कि वो एनारोबिकली रेस्पायर करके ऑक्सीजन की एब्सेंस में योगर्ट और चीज बना के देता है। चीज यूजुअली जो आजकल हम देखते हैं कि पिज्जा वगैरह पे चीज होती है, वो कौन बना के दे रहा है? बैक्टीरिया बना के दे रहा है। योगर्ट बनाते हैं हम, दही जो बनाते हैं घर में, उसके लिए भी जो है वो बैक्टीरिया का ही रोल है, और वो एनारोबिकली यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट इज द यीस्ट। फर्मेंटेशन इन द ईस्ट इज यूज्ड इन ब्रोइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज। बच्चे, यीस्ट को हम यूज करते हैं ब्रोइंग इंडस्ट्रीज में, ये हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा हम बेकिंग इंडस्ट्रीज में डिफरेंट ब्रेड बन्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें आप कह सकते हो कि अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए हम यूज करते हैं ब्रोइंग इंडस्ट्रीज में। एंड द लास्ट वन इज द फंगस। सोया सॉस इज मेड बाय द, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बनाया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ अ फंगस। फंगस के पास जो फर्मेंटिंग एबिलिटी है वो हमें सोया सॉस बना के देती है। और ऐसी कौन सी फंगस है जो बना के देती है? वो एस्परजिलस है। तो ये एज एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी फंगस है जिसके पास फर्मेंटिंग एबिलिटी होती है और वो हमें सोया सॉस बना के देती है। अब इसका क्या रोल है बच्चे? इसको यूजुअली हमारी मदर्स घर में यूज करती हैं। चिकन वगैरह को जब हमने मैरिनेट करना होता है तो ओवर द नाइट हम उसको मैरिनेट कर सकते हैं, जो कि हमारे खानों में उसको फ्लेवर को इनहेंस करता है, ठीक है, फ्लेवर अच्छा हो जाता है और उसको जूसी बनाता है। ओके, दिस लेक्चर नंबर 45 इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, जिसमें हमने फर्मेंटेशन को यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को रिकॉल किया। हमने देखा कि फर्मेंटेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास आ सकते हैं। फिर हमने ये की पॉइंट्स देखे कि जब लाइफ इवॉल्व हुई थी तो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रेस्पायर करते थे, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे। एनारोब्स को हमने डिफाइन किया कि अब फ्री ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो फिर भी वो उसी तरह से रेस्पायर करते हैं। हमने देखा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में भी होती है, और ये हमने ये भी कंडीशन देखी कि वो किस कंडीशन में होती है। नेक्स्ट हमने फूड इंडस्ट्रीज में फर्मेंटेशन में जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में फर्मेंटिंग एबिलिटी देखी, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें चीज और योगर्ट बना के देता है। यीस्ट का हमने देखा कि ये हमें किस लिए हेल्पफुल कर रहा है, हेल्पफुल है हमारे लिए। और फंगस जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है। Okay students, now note your diary. You have to learn the book page number 131 and make the 2 short questions and 2 MCQs maximum from this topic.